नमस्कार। स्वागत है सभी का राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में। क्या है विशेष विवाह अधिनियम 1954? किस तरह से किया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण? क्या होती है इस विवाह के लिए जरूरी शर्तें? ये सब बातें इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वह वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि सभी जानते हैं कि विवाह मानव अधिकारों का ही एक रूप है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न कराते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपना विवाह करते हैं। मुस्लिम धर्म के अनुयायी मुस्लिम लॉ के अनुसार निकाह करते हैं। भारत क्योंकि विभिन्न धर्मों व जातियों का देश है, इसलिए साल 1954 में भारतीय संसद द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग बिना अपना धर्म बदले वे बिना अपनी पूजा पद्धति में बदलाव किए विवाह कर सकते हैं। इस विवाह अधिनियम के अंतर्गत किसी भी धर्म के लोग विवाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म के लोग भी इस विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपना विवाह कर सकते हैं। वह अन्य धर्म के लोग भी इस विवाह अधिनियम के तहत विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग धर्मों के लोग भी बिना अपना धर्म बदले इस विवाह के अंतर्गत अपना विवाह कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या फॉर्मेलिटीज, क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, इन बातों को भी एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम यह बता दें कि इस विवाह अधिनियम के अंतर्गत हर जिले में एक विवाह अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी जिलाधीश हो सकता है या अतिरिक्त जिलाधीश भी हो सकता है। विवाह के इच्छुक लड़का व लड़की को एक तैयार प्रारूप के अनुसार जिला विवाह अधिकारी के सामने लिखित आवेदन पत्र देना पड़ता है। इस आवेदन पत्र में लड़का व लड़की जो विवाह के पक्षकार हैं उन्हें अपना नाम, पता, उम्र, निवास स्थान, इन सब का ब्यौरा देना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी प्रमाण पत्र या हलफनामा देना पड़ता है कि वो पहले से शादीशुदा नहीं है, या अगर पहले से शादीशुदा है तो उनका डाइवर्स या तलाक हो चुका है। इसके साथ ही 3 गवाहों का होना भी इस विवाह के लिए अनिवार्य होता है। इस प्रकार का आवेदन जब जिला विवाह अधिकारी को दिया जाता है तो वह उस आवेदन को एक रजिस्टर में दर्ज करता है। वह
ऐसे आवेदन को दर्ज करने के बाद इस विवाह से संबंधित वह कम से कम 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करता है। वह उन जिला मुख्यालयों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाती है जहां पर लड़का या लड़की निवास करते हैं। इस प्रकार के सार्वजनिक नोटिस चिपकाए जाने का आशय यह होता है कि यदि किसी नागरिक को जो इस विवाह करने वाले लड़के व लड़की से संबंधित हैं, उन्हें इस विवाह के संबंध में कोई ऐतराज है तो वो अपना ऐतराज फाइल कर सकते हैं। अब विवाह से ऐतराज का मतलब यह है कि यदि वह लड़का या वह लड़की पहले से शादीशुदा है या उनका निवास या उनकी उम्र में कोई अंतर है, इस संबंध में यदि किसी को कोई ऐतराज हो तो वो फाइल कर सकते हैं। यह विवाह अगर 30 दिन की नोटिस के बाद कोई ऐतराज विवाह अधिकारी को नहीं मिलता है तो वह इस विवाह को पंजीकृत कर देता है। इस विवाह को पंजीकरण करने के लिए 3 गवाहों का होना आवश्यक होता है। विवाह अधिकारी 3 गवाहों के सामने लड़का व लड़की को एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने की शपथ दिलवाता है और इस प्रकार से लिखित बयान भी उनके दर्ज करता है। जैसे ही यह शपथ दिलवाई जाती है वह लिखित बयान दर्ज करवाए जाते हैं 3 गवाहों के सामने, तो यह विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत संपन्न माना जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इस विवाह के लिए कंडीशन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो इस विवाह के पक्षकार में लड़का 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र का होना चाहिए और लड़की 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की होनी चाहिए। इसके साथ ही वे अविवाहित होने चाहिए। यदि किसी का पहले तलाक हो चुका है या पति या पत्नी का देहांत हो चुका है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि विधवा या विधुर भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शादी कर सकते हैं। बस कंडीशन यह होनी चाहिए कि इस विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। आगे जान लेते हैं कि इस विवाह के अंतर्गत विवाह करने वाले लड़का व लड़की किसी निषिद्ध रिश्ते के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। इस आशय का भी एक हलफनामा आवेदन पत्र के साथ में संकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है और क्या इसकी विवाह करने के लिए कंडीशन होती है। अब कुछ प्रश्न है जो हमारे दिमाग में उठते हैं तो उनका भी हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या इस विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत की गई शादी का तलाक हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? तो इस विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने वाले लड़का व लड़की अलग अलग धर्म के भी या संप्रदाय के भी हो सकते हैं। यदि विवाह के बाद वे एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो वे इस अधिनियम के अंतर्गत तलाक के लिए
ज्वाइंट एप्लीकेशन, जिसे संयुक्त आवेदन कहते हैं, वह भी दायर कर सकते हैं। इस प्रकार के ज्वाइंट आवेदन के बाद संबंधित पारिवारिक न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद वह 6 माह का मौका देने के बाद आपसी सहमति का तलाक की डिग्री पारित कर देता है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या एक पक्ष भी अकेला तलाक के लिए दावा कर सकता है? तो हाँ, एक पक्षकार भी तलाक के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ एक शर्तें हैं जो होने पर ही एक पक्ष तलाक दूसरे पक्ष के खिलाफ दायर कर सकता है और अपने उन जो बात है तलाक के लिए उन्हें अदालत में सिद्ध करके तलाक ले सकता है। अब ऐसे तलाक के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो विवाह के किसी पक्षकार ने अपने विवाह के साथी के अलावा किसी दूसरे के साथ विवाह के बाहर कोई शारीरिक संबंध बना लिए हो। दूसरा, इसमें किसी पक्षकार द्वारा एक पक्षकार के साथ क्रूरता की गई हो। इसमें एक कंडीशन यह भी है कि किसी पक्षकार की 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा किसी आपराधिक मामले में हो गई हो। इसके बाद यदि किसी पक्षकार को पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो गए हो, या कोई एक पक्षकार जिसे प्रतिवादी कहते हैं उसे कोई गंभीर संक्रामक रोग हो गया हो, या प्रतिवादी पक्ष का 7 साल या इससे ज़्यादा समय से किसी ने जीवित होने के बारे में ना सुना हो। तो ये कुछ एक कंडीशन है जिनके आधार पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के खिलाफ तलाक का आवेदन दायर कर तलाक ले सकता है। अब हम जान लेते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत तलाक व अन्य याचिकाओं में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन हो सकती है, या बच्चों से संबंधित कस्टडी की एप्लीकेशन हो सकती है। ये सब कहाँ पर दायर की जाएंगी? तो इसके बारे में इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि तलाक या अन्य सभी प्रकार की याचिकाएं उस जिला न्यायालय में या उस जिले के पारिवारिक न्यायालय में, जिसे फैमिली कोर्ट्स कहते हैं, दायर की जाएगी जहां पर पक्षकारों का विवाह हुआ हो, या वहां दायर की जा सकेगी जहां पर पति या पत्नी आखिरी बार जिस स्थान पर निवास किया हो, या वहां दायर की जाएगी जहां पर प्रतिवादी पक्ष निवास कर रहा है, या यदि आवेदनकर्ता पत्नी है तो उस स्थान पर भी दायर की जा सकेगी जहां पर पत्नी निवास कर रही है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपने जाना विशेष विवाह अधिनियम क्या होता है, क्या इस विवाह को करने के लिए कंडीशन होती है, क्या इसमें तलाक व अन्य याचिकाएं दायर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद है इस वीडियो में विशेष विवाह अधिनियम के संदर्भ में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर एक और नए कानूनी विषय से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहें व स्वस्थ रहें। धन्यवाद।